सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 3 कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, दोहराई, प्रश्नोत्तर चर्चा, व्याख्यान 2। इस व्याख्यान में हम पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के संक्षिप्त सार के विषय में पढ़ेंगे तथा व्याख्यान 2 में दिए गए गृह कार्य के प्रश्नों के उत्तरों की चर्चा भी करेंगे। पाठ का परिचय। पाठ 3 रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एकांकी है। इस एकांकी में उन्होंने उमा के माध्यम से नारी शिक्षा के महत्व व लड़के लड़की के बीच होने वाले भेदभाव को प्रकट किया है। पर्दा खुलने पर राम स्वरूप अपने नौकर के साथ अतिथि कक्ष सजाते हुए नजर आ रहे हैं। वे तख्त बिछाकर नौकर को मालकिन से चादर लाने के लिए कहते हैं। नौकर बिछाने की चादर की बजाय मालकिन प्रेमा से मालिक की धोती मांगता है। इस पर मालकिन गुस्सा होती हुई राम स्वरूप के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि उन्हें धोती की क्या आवश्यकता पड़ गई। राम स्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उसने बिछाने वाली चादर मंगवाई है। उसके बाद प्रेमा रतन को अलमारी से चादर लाने के लिए कहती है। तब प्रेमा राम स्वरूप को बताती है कि उनकी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। वह न तो पाउडर लगाने को तैयार है और न ही शादी के लिए उत्साहित। अर्थात उमा के मन में विवाह को लेकर कोई उत्साह और प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता उसे कम पढ़ी लिखी लड़की जैसा व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं। राम स्वरूप प्रेमा को कहते हैं कि बेटी को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन पत्नी अपना पल्ला झाड़कर कहती है कि उसे इतना पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था। दोनों विवाह के लिए चिंतित हैं, इसलिए एक दूसरे को ही दोषी ठहरा रहे हैं। प्रेमा गोपाल प्रसाद को कहती है कि बस 11वीं ही करा देते तो आज शादी के लिए यूं झूठ ना बोलना पड़ता, लड़की भी काबू में रहती। तुमने ही पढ़ा लिखा कर उसे इतना सिर पर चढ़ाया है। बाबू राम स्वरूप अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें समझाया था ना कि हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, तुम फिर भी पढ़ाई की बात करती जा रही हो। राम स्वरूप आने वाले अतिथि गोपाल प्रसाद के बारे में बताते हैं कि गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यूं तो वकील हैं और सभा सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु बहू अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते हैं। कैसे दकियानूसी ख्याल हैं इनके। गोपाल प्रसाद जैसे लोग बाहर जाकर तो नारी शिक्षा का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जहां बात घर की आती है तो कम पढ़ी लिखी लड़की ही इनकी पहली मांग बन जाती है। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है। वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, परंतु लड़की वह भी कम पढ़ी लिखी चाहता है। इतना बताकर राम स्वरूप पत्नी को कहते हैं कि वह बेटी उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से नीचे भेजे। इतने में रतन आकर बताता है कि लड़के वाले आ गए हैं। वे रतन को बाजार से मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। राम स्वरूप नमस्कार करके कहते हैं उनका स्वागत है तथा उन्हें बिठाते हैं। शंकर की रीढ़ की हड्डी कुछ झुकी हुई है। कुशल क्षेम पूछने के बाद वे शंकर से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं कि आखिरी साल होगा। शंकर बताता है कि अभी 2 साल और शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं
कि वास्तव में ये 1 साल बीमार हो गया था। गोपाल प्रसाद अपने जमाने को याद करते हुए कहते हैं कि वे इस जवान उम्र में स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां खा जाते थे, फिर भी खाने के समय भूख लगती थी। उस जमाने में सिर्फ हॉकी या क्रिकेट ही खेलते थे, लेकिन पाचन शक्ति बहुत होती थी। इन पंक्तियों के माध्यम से वे अपने समय के बच्चों के खान पान की तुलना करते हुए नजर आते हैं। वे अपने पढ़ने लिखने का भी रौब दिखाते हैं। वे कहते हैं कि एक बार पढ़ने बैठते थे तो 12 घंटे पढ़ते रहते थे। उनके जमाने का मैट्रिक आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता था। राम स्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। शंकर भी साथ दिखाई देता है। हर बार अपने समय को अच्छा बताकर वर्तमान को नीचा दिखाना गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता कि हर बात पुराने समय की ही सही हो और वर्तमान की गलत। हमें अतीत से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जो हमारे जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव न डाले। अचानक गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कहता है कि अब सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। राम स्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाता है। फिर वह पीछे के कमरे से चाय की ट्रे उठाने चला जाता है। विवाह को बिजनेस कहना गलत है, क्योंकि बिजनेस का अर्थ होता है व्यापार, और व्यापार तो वस्तुओं का होता है। गोपाल प्रसाद शंकर को कहते हैं, मकान देखकर हैसियत तो ठीक लगती है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधे बैठने के लिए कहते हैं, बैकबोन सीधी करने के लिए। इधर उधर की गप्पों में लड़की की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। राम स्वरूप कहता है कि हमारे जमाने में तो खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। वह शंकर से पूछता है कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। पहले समय में खूबसूरती देखने की बजाय गुणों को ही देखा जाता था। गोपाल प्रसाद बात काटते हुए कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ही जरूरी है, चाहे इसके लिए उसे पाउडर ही क्यों न लगाना पड़े, क्योंकि घर की औरतों को तो सुंदर बहू ही चाहिए। महिलाओं की आदत होती है कि जब पड़ोस में किसी के घर विवाह होता है तो कई दिनों तक नई दुल्हन की सुंदरता की ही चर्चा होती है। लेकिन गोपाल प्रसाद लड़की की शिक्षा के बारे में साफ कहते हैं कि उन्हें तो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए नहीं। कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। गोपाल प्रसाद की इन बातों से पता चलता है कि वे नारी शिक्षा के समर्थक नहीं, सबसे बड़े विरोधी हैं। उनका बेटा भी उनका ही समर्थन करता हुआ नजर आता है। कहता है उन्हें कोई नौकरी तो करानी नहीं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लोग उन्हें कहते हैं कि अगर बेटों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो बहुएं भी पढ़ी लिखी लो, परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कुछ बातें केवल मर्दों के लिए होती हैं और शिक्षा उनमें से एक है। उनके मन में लड़के और लड़की को लेकर भेदभाव की भावना है। वे दोनों को समान नहीं समझते।
उनके मन में लड़कियों के प्रति हीन भावना है। उनका ऐसा मानना है कि लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो किसी का सम्मान नहीं करेगी, घर का कोई काम नहीं करेगी। ऐसा सोचना गलत है। पढ़ी लिखी महिलाएं घर और बाहर दोनों के कामों को अच्छी तरह से संभालती हैं। नाश्ता समाप्त होने के बाद राम स्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी पान की प्लेट लेकर वहां आती है। गर्दन झुकी हुई है, आंखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर हैरान हो जाते हैं। राम स्वरूप सफाई पेश करते हैं कि पिछले महीने आंख दुखनी आ गई थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद को उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता है। वे उमा से कुछ गाने के लिए कहते हैं। उमा मीरा का एक भजन सुनाती है। जैसे ही उमा की आंखें शंकर की झेपती हुई आंखों से मिलती हैं, वह गाते गाते रुक जाती है। उमा शंकर को पहचान जाती है। उसे याद आ जाता है कि किस तरह शंकर को लड़कियों के हॉस्टल के बाहर चक्कर लगाते हुए देखा गया था। शंकर चरित्रहीन था। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या कोई पेंटिंग वेंटिंग भी आती है। राम स्वरूप कहते हैं कि कमरे में टंगी सारी तस्वीरें उसी की बनाई हुई हैं। फिर सिलाई के बारे में पूछा जाता है। राम स्वरूप कहते हैं कि मेरे कमेजे तक भी उमा सीती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या कोई इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप रहती है। राम स्वरूप कहते हैं बेचारी शर्माती है। उमा शर्माती नहीं है, बल्कि वो तो यह देख रही थी कि किस तरह उसकी गुणवत्ता बताकर उसे एक वस्तु की तरह उसे बेचने की कोशिश की जा रही है। गोपाल प्रसाद गुस्से में कहते हैं, इसे भी कुछ बोलना चाहिए, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा मजबूत स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा, वरना जरा इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल के? उमा अपने प्रति होने वाले इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाती और गोपाल प्रसाद को खरा खोटा सुनाती है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि लड़कियों के प्रति उनका जो रवैया है वो सही नहीं है। लड़कियों को भी समाज में उसी तरह जीने का हक है जिस तरह लड़कों को। वह कोई पशु नहीं है जिसे कोई भी कसाई की तरह ले जाए और जैसा चाहे उसके साथ व्यवहार करे। उमा की इन बातों को गोपाल प्रसाद अपमानजनक मानते हैं। उमा कहती है, ये जो आप इतनी देर से मापतोल कर रहे हैं, जरा अपने साहबजादे से भी पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से भगाए गए थे। गोपाल प्रसाद पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, न ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके कायरता दिखाई है। गोपाल प्रसाद ये सुनकर खड़े हो जाते हैं। वे इसे सरासर धोखा कहते हैं। बीए पास? ओहो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। वे वापस जाने लगते हैं। उमा आखिरी चोट करती हुई कहती है कि जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। इस तरह उमा एकांकी के अंत में एक पढ़ी लिखी स्वाभिमानी लड़की की तरह अपने ऊपर
होने वाले अत्याचारों का विरोध करती है और गोपाल प्रसाद जैसे दहेज के लालची लड़के और लड़कियों में अंतर करने वाले अहंकारी व्यक्ति को सबक सिखाती है और उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर चले जाते हैं और रामस्वरूप कुर्सी पर बैठ जाते हैं। रामस्वरूप मन ही मन में सोच रहे थे कि ये क्या हुआ, सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। आइए अब पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। जतन। जतन का अर्थ होता है कोशिश। कांटों में घसीटना, परेशानी में डालना। फैशन अर्थात चलन। निहायत। निहायत यानी बहुत। भनक पड़ना, चोरी छिपे पता चलना। उमा की शिक्षा की भनक लग गई थी ना गोपाल प्रसाद को। गृहस्थी, घर को चलाना। ताकना यानी देखना। झेपती आंखें, शर्माती आंखें। किसकी थी? शंकर की। तस्वीर, चित्र। साहबजादा, प्रिय पुत्र। कौन था प्रिय पुत्र? शंकर। कायरता, डर, ठिकाना होना, सीमा होना। रुलासापन, रोने का भाव। कसाई अर्थात पशुओं की हत्या करने वाला। आंखें दुखना, आंखों का एक रोग। तो आइए पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अन्य प्रश्नोत्तर चर्चा। प्रश्न, उमा शादी के नाम पर मुंह क्यों फुला लेती है? उत्तर, उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है। जब उसे पता चलता है कि उसे देखने वाले लोग कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं तो वह निराश हो जाती है। परंतु दूसरी ओर उसके माता पिता उस पर दबाव डालते हैं कि वह झूठ बोलकर स्वयं को कम पढ़ी लिखी लड़की बताए ताकि रिश्ता हो जाए। इस कारण उमा नाराज होकर मुंह फुला लेती है। प्रश्न 2, उमा को पाउडर आदि सौंदर्य सामग्री से नफरत क्यों है? उत्तर, उमा सहज सौंदर्य को महत्व देती है। उसका मानना है कि लड़की के गुणों को सम्मान मिलना चाहिए, उसके सौंदर्य को नहीं। रामस्वरूप उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोलते हैं? उत्तर, रामस्वरूप ने अनुभव किया था कि समाज के लोग पढ़ी लिखी बहू को पसंद नहीं करते। इस बाधा के कारण उन्होंने निश्चय किया कि वे रिश्ते के लिए झूठ बोलेंगे। प्रश्न 4, उमा किसकी तुलना मेज कुर्सी से करती है और क्यों? उमा अपनी जैसी लाचार लड़कियों की तुलना मेज कुर्सी से करती है। उसे लगता है जैसे लोग बाजार में वस्तुओं का माप तोल करते हैं, वैसे ही विवाह में भी किया जाता है। जैसे दुकानदार वस्तु की कमियों को छिपाकर केवल उसके गुणों की ही चर्चा करता है, उसी तरह लड़की वाले भी लड़की के केवल गुणों की ही चर्चा करते हैं। बेचारी लड़की का कोई महत्व नहीं होता। प्रश्न 5, उमा के विद्रोह भरे वचनों का रामस्वरूप पर क्या प्रभाव हुआ? उत्तर, उमा के विद्रोह भरे वचनों से रामस्वरूप निराश हो गए। उन्हें लगा कि उनका बना बनाया खेल बिगड़ गया। उन्हें आशा थी कि यहाँ रिश्ता तय हो जाएगा, परंतु उमा के तेवरों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया।
गृह कार्य प्रश्नोत्तर चर्चा। आइए अब हम कल के व्याख्यान 2 में दिए गए गृह कार्य की चर्चा करते हैं। तो ये थे प्रश्न। प्रश्न 7, आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर संकेत करती है। पहला, शंकर व्यक्तित्वहीन है, अर्थात उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसका अपना कोई मत नहीं है, वह अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है। दूसरा, शंकर चरित्रहीन है, उसे लड़कियों के हॉस्टल से मारकर भगाया गया था। तीसरा, वह कमजोर है, उससे सीधा बैठा भी नहीं जाता। प्रश्न 8, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समाज को शंकर जैसे लड़कों की ही नहीं बल्कि उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। शंकर जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कभी समाज को उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते। समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह स्वाभिमानी है, समाज में उसका अच्छा चरित्र है, वह गोपाल प्रसाद जैसे अहंकारी लोगों को भी सबक सिखा देती है। प्रश्न 9, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का शीर्षक बिल्कुल उचित है। इस नाटक की मुख्य समस्या वर का व्यक्तित्वहीन होना है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसकी झुकी हुई रीढ़ की हड्डी उसके समाज में नीचे स्थान को दर्शाती है, तो उमा का अच्छा चरित्र रीढ़ की हड्डी मुहावरे को सिद्ध करता है। इस प्रकार ये एक व्यंग्यात्मक और सार्थक शीर्षक है। प्रश्न 10, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर, कथा वस्तु के आधार पर इस एकांकी का मुख्य पात्र हम उमा को मानते हैं। उमा ही एकांकी की नायिका है, पूरी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। एकांकी का मुख्य पात्र वही होता है जो कहानी में चर्चा का विषय हो। उमा ही है जिसकी शिक्षा को छिपाया जाता है, उसी के ही रिश्ते की बात की जाती है। उमा ही गोपाल प्रसाद को खरी खोटी सुनाती है। उमा ही हर तरह से एकांकी का मुख्य पात्र है। प्रश्न 11, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए। उत्तर, इस एकांकी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, समाज में लड़कियों को
कम सम्मान मिलने की समस्या को उजागर करना। दूसरा, लड़कियों के विवाह में आने वाली बाधा को सबके सामने लाना। तीसरा, लड़कियों पर शादी के समय माता पिता द्वारा दबाव बनाने की समस्या। चौथा, समाज के सामने उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। प्रश्न 12, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, स्त्री शिक्षा में योगदान देना चाहिए। तीसरा, लड़के और लड़कियों को समान समझना चाहिए। चौथा, उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये थे आपके गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के हल। आज एडक्वर्क साइट पर एक प्रदत्त कार्य दिया जाएगा जो कि आपको अपनी साफ उत्तर पुस्तिका में हल करना है तथा व्याख्यान 1, 2 व 3 के आधार पर लिखित कक्षा परीक्षा की तैयारी करो। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।